हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल एडू पॉइंट चैनल में। आज हमारे साथ मेरे मित्र साजन कुमार हैं, जो कि एसएससी जेई 2023 में ऑल इंडिया रैंक 53 सिक्योर किए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इनके जर्नी के बारे में और स्ट्रैटेजी के बारे में, और जो अपकमिंग एसएससी जेई 2024 का एग्ज़ाम है, तो जो भी एस्पिरेंट हैं उनको ये अपने अकॉर्डिंग गाइडेंस और स्ट्रैटेजी और सजेशन देंगे। तो आइए इनसे जो भी क्वेश्चन होगा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साजन कुमार, आप अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। तो मेरा नाम साजन कुमार है। मैंने पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 से किया है और मैं बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो पॉलिटेक्निक का सेशन रहा है 2018 से लेके 2021 तक। तो मेरा कॉलेज इंड होते ही हमारा लास्ट ईयर में कैंपस सिलेक्शन हो गया था, जहाँ जीएसपीएल जिंदल अंगुल उड़ीसा में हुआ था मेरा कैंपस सिलेक्शन। उसके बाद मैंने 1 साल ट्रेनिंग एज ए जेईटी रहा, एज ए जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। उसी के दौरान मुझे एसएससी जेई एग्ज़ाम प्रिपरेशन का मौका मिला। बट इन प्राइवेट कंपनी आई हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, बट आई कैन नॉट prepare well for SSC JEE. But I decided after that I decided for left the company. So after 1 year I left the company. Last year I was left when तो गाइज, हम और साजन कुमार हम लोग दोनों जिंदल स्टील प्लांट में थे। मेरा भी कैंपस सिलेक्शन हुआ था, हम लोग दोनों वहाँ पे थे। बट प्राइवेट सेक्टर में आपको पता ही है, प्राइवेट सेक्टर में lots of problem you will face. बहुत सारा प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए मिलेगा। तो पहले हम छोड़ करके आ गए थे जिंदल स्टील प्लांट में, 4 महीने ही हम वहाँ काम किए, वहाँ से छोड़ के हम आए। तो मेरा एसएससी जेई 2022 में हुआ। मेरे जस्ट पीछे पीछे मेरे फ्रेंड साजन कुमार भी आए और इस साल काफ़ी अच्छे रैंक से एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं। ठीक है, तो ये तो था इनके बारे में, आप लोग जान गए। अब तो आइए इनसे जानते हैं एसएससी जेई के प्री और मेंस में आपका कितना स्कोर था। तो मैंने जब प्री का एग्ज़ाम दिया तो मेरा जो रॉ मार्क्स था 122, बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आई गॉट 138.9। और वही प्री के एग्ज़ाम के बाद मेरा मेंस जो हुआ, आपका 2 महीने बाद जब मेंस हुआ, तो उसमें मेरा जो मार्क्स ऑब्टेन हुआ वो 259। और ओवरऑल अगर नॉर्मलाइज करके देखा जाए तो 284 यू कैन हाँ, क्योंकि देखिए आप लोग को मैं क्लियर करना चाहूंगा, 416 मार्क्स आपका कट ऑफ गया है जनरल से। और साजन कुमार जो हैं वो जनरल से क्वालिफाई किए हैं, मैं तो OBC हूँ। हाँ ओबीसी से हैं, बट क्वालिफाई जनरल से किए हैं। तो 416 मार्क्स कट ऑफ है जनरल का। तो 416 में से आप अगर इनका रॉ मार्क्स घटा लेते हैं 138, तो इनका 280 प्लस मार्क्स है मेंस में। काफी अच्छा मार्क्स है। देखिए, पेपर इजी सबके लिए था। अगर कोई आपको ये बोलता है कि मेंस का पेपर इजी था इस चलते आ गया, पेपर सबके लिए इजी था, बट 280 प्लस स्कोर करना इज रियली वेरी गुड मार्क्स इन मेंस पेपर। ओके, तो ये तो था प्री और मेंस। चलिए आप प्री में सेक्शन वाइज बता दीजिए, आपका रीजनिंग में कितना मार्क्स था। देखिए, जब मैंने प्री का दिया तो प्री में हमारा ननटेक में जो रीजनिंग का सेक्शन था उसमें हमारा 50 में से 41 हमने स्कोर किया। और आपका जीके जीएस इस बार बहुत हार्ड दिया था तो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया। 50 में आपका 13.5 समथिंग था, इतना मैं स्कोर अच्छा। कर पाया 50 में। जबकि मेरा ननटेक का जीके जीएस थोड़ा था, फिर भी मैं क्वेश्चन का लेवल इतना हाँ, हार्ड था कि क्वेश्चन का लेवल इतना इस हार्ड बार था जो कि था मतलब टफ था। ज़्यादा नहीं कर पाता, कोई भी देखेगा तो उतना ज़्यादा नहीं कर पाया होगा। बट मेरा वही उतना ही 13.5 रहा। उसके बाद टेक्निकल की बात किया जाए तो टेक्निकल में ठीक ठाक रहा, मेरा ऑल ओवर बना था 100 में से 68 के पास हमारा मतलब सही हुआ। तो हमारे ये प्री का सारा रहा। ठीक है, तो इनका प्री और मेंस का हम लोग जान लिए स्कोर। अब हम जानेंगे कि ये जो एग्जाम का जो प्रिपरेशन किए हैं वो कहाँ कहाँ से पढ़े हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। इनके स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे कि कैसे ये तैयारी किए एसएससी जेई 2023 एग्जाम के लिए। तो पहले मैं बताऊँ, जब मैं जिंदल में था तो उस टाइम तो 2022 का जो एसएससी जे वैकेंसी निकली थी मैं उसमें नहीं बैठ पाया। उसका रीज़न यह था कि मैं डीआरडीओ प्री का जो एग्ज़ाम था मेरा
और जो एसएससी प्री का एग्ज़ाम था वो एक ही दिन के होने के कारण वो कोलैप्स हो गया, जिसके कारण मैं एसएसजेई को छोड़कर डीआरडीओ प्री ही दे पाया। तो उसके कारण क्या है कि मैं 22 में तो नहीं बैठ पाया, बट डीआरडीओ प्री दिया, प्री निकला बट मेंस नहीं निकला। फिर उसी के दौरान मेरा आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प का हो गया था, एक आर्मी ऑर्डिनेंस एज ए मटेरियल असिस्टेंट आया था। तो मैंने जिंदल में रहते हुए वो एग्ज़ाम दिया, बट जब मैं उसको छोड़ दिया तो उसके बाद लास्ट ईयर का फरवरी जो दिसंबर, उसमें मैं मेरिट लिस्ट हो गया। तो उस वो एग्ज़ाम आने के बाद मेरा लगा कि चलो जो जॉब हो गया, तो चलो मतलब अभी तो उतना प्रेशर नहीं, तो थोड़ा डिमोरलाइज हो गया। एसएससी के जेई का हमारे सर पे था एग्ज़ाम, बट मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया। बट जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगा तो मेरे को लगा कि नहीं भाई, हमको पढ़ना चाहिए। सीपीडब्ल्यू हमारा टेक्निकल पोर्सन है, और जो एओसी मटेरियल असिस्टेंट है वो नॉन टेक है, एज अच्छा पोस्ट, बट वो नॉन टेक का पोस्ट है। बट मेरे को लगा जब मैं डिप्लोमा किया हूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो उसका उस डिग्री का यूटिलाइज होना चाहिए। इस कारण मैं जब अगस्त का महीना स्टार्ट हुआ, जबकि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ का था, बट अगस्त जब स्टार्ट हुआ तो मैंने अगस्त में सीरियसली फोकस किया, भाई नहीं अब पढ़ना है, सीपीडब्ल्यू लेना है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगस्त का जो मैं जब स्टार्ट किया, मैं घर पे ही था, मैं तो कंपनी छोड़ चुका था, 6 मंथ पहले ही छोड़ चुका था, तो मैं घर पे ही था। तो घर पे थोड़ा दिक्कत था, तो मैंने वहीं घर पे होम टाउन में हमारा लाइब्रेरी खुला हुआ था, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट किया एसएससी जेई का। तो मेरा एसएससी जेई जब स्टार्ट किया तो मैंने एक प्लान बनाया, एक प्लान सेट किया, स्मार्ट स्टडी सोचा कि कैसे एक कम टाइम में कैसे क्रैक किया जाए। उसके लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने सिलेबस को देखा, एसएससी जेई का क्या सिलेबस है, मैंने सिलेबस को देखा। सिलेबस के अनुसार मैंने सोचा कि चलो सिलेबस तो बहुत बड़ा है, बट इसको कम से कम टाइम में और एक अच्छे से कि प्रैक्टिस वाइज करके कुछ ना कुछ अच्छा आउटपुट निकाला जाए। उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने जो भी सिलेबस है उसका शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए पहले मेरे पास कोई बुक्स होना चाहिए, तो मैंने यूथ का कैप्सूल प्रेफर किया। तो जब मैंने यूथ का कैप्सूल लिया, वो ऑलरेडी मेरा एक सुधांशु ही मेरा दोस्त है, वही बताया कि चलो कैप्सूल से तैयारी करो, तुम्हारा मतलब अच्छा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, कैप्सूल लिया और उसका जो भी सब्जेक्ट वाइज है उसका सिलेबस के अनुसार मैंने पूरा शॉर्ट नोट्स, एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाया। जो वो तो पहले से ही शॉर्ट नोट्स है कैप्सूल में, बट मैंने उसको भी शॉर्ट किया, इतना शॉर्ट किया कि रिवाइज भी हो गया, और मेरा शॉर्ट नोट्स मतलब ऑलमोस्ट एक एग्ज़ाम के लिए, एक प्री के एग्ज़ाम के लिए रेडी हो गया। तो मैंने शॉर्ट नोट्स दिया, प्लस उसके प्लस साथ में ही मैंने पीवाईक्यू मारना स्टार्ट किया। जैसे एक चैप्टर हुआ, एक सब्जेक्ट उठाया, जैसे मैं पावर सिस्टम अगर उठाया, तो पावर सिस्टम का जब एक सब्जेक्ट का जो शॉर्ट नोट्स बनना रेडी हो जाता था, उसके बाद मैं पीवाईक्यू बनाता था उसी चैप्टर से, ठीक है। फिर अगर बनाते बनाते अगर बोरिंग टाइप का लगने लगता तो मैं सब्जेक्ट चेंज करता था, उसके बाद पीवाईक्यू मारता था। तो ऐसे करते करते ही मेरा एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब मेरा नज़दीक था एग्ज़ाम सिलेबस, तो शॉर्ट नोट्स ऑलमोस्ट 80 to 90% मेरा शॉर्ट नोट्स और सिलेबस कवर हो गया, 22 शॉर्ट नोट्स, ठीक है। 10 to 20% रह ही गया, बट कोई नहीं, फिर भी मैंने सोचा कि चलो उसके एग्ज़ाम के एक सप्ताह पहले मैंने क्या सोचा कि प्रैक्टिस दिया जाए। तो मैंने टेक्स्ट बुक को यूज़ किया, टेक्स्ट बुक का एज ए प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट मारता था। नॉन टेक के लिए भी रीजनिंग का भी मारता था, और टेक्निकल का भी मारता था, सेपरेट भी मारता था, सब्जेक्ट वाइज मारता था, और फुल टेस्ट भी मारता था। तो टेक्स्ट बुक वाइटल रोल निभाया प्री के मेंस के प्रैक्टिस के लिए, एसएससी के प्री के प्रैक्टिस के लिए वाइटल रोल निभाया, ठीक है। तो मैंने दिया, और उस टाइम मेरा एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर चला गया था, क्योंकि ड्यू टू मेरा कानपुर पोस्टिंग होने वाला था, बट कुछ कागज़ के डिले के कारण मेरा कानपुर में थोड़ा डिले हो रहा था। बट एसएससी के एग्ज़ाम का डेट तो आ चुका था, तो मेरा एग्ज़ाम दूर गया, तो फिर मैं गया कानपुर देने एग्ज़ाम। जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया, तो कोई नहीं, फिर भी मैं एग्ज़ाम को बैठा, फिर भी मैंने एग्ज़ाम को दिया, और मैंने टेक्निकल तो मेरा सही रहा, ठीक है। नॉन टेक में रीजनिंग में थोड़ा पीछे छूट गया, क्योंकि 50 में 41 ही अटेंड कर पाया, लेकिन 3-4 नंबर और भी हो सकते थे अगर अच्छे से किया होता, तो मतलब एग्ज़ाम में टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो फिर भी ठीक है, प्री का एग्ज़ाम चला गया, 120 मार्क्स में हमारे आ गए।
तो उस टाइम तो लगा कि 120 मार्क्स आया, 122 मार्क्स आया। तो और भी लोग चेक किया तो ठीक है, मेरा एवरेज में था, मतलब रन में था कि हाँ मेरा कट ऑफ क्रॉस कर जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, 1-1.5 महीने बाद एग्ज़ाम रिजल्ट आया। तो मैंने देखा कि मेरा नाम भी है और मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया था। तो 138 नंबर नॉर्मलाइज करके आया, तो मैंने प्री का मार्क मेरा हो गया। अभी मेरा क्या था कि अभी मेंस का करना था। मेंस में भी मेरा भी अभी मेंस में क्या है कि लेवल अप होने वाला था, ऐसा सब कुछ बोला थे, क्योंकि ये पैटर्न नया नया था, है ना। पैटर्न नया था और आपका पहली बार ऑब्जेक्टिव पूछ रहा था। तो इसके लिए मेरे को लगा कि ये तो इजी पूछेगा नहीं। तो मैंने तैयारी किया, मैंने निम्बस का लिया, निम्बस का मैंने लिया था मेंस के लिए, जो एक अच्छा मिला। मतलब उनमें जो तैयारी कराते थे बहुत अच्छे लेवल का तैयारी करते थे, मतलब क्रैश कोर्स टाइप का। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस मेंस के लिए, मोर प्रैक्टिस। वो क्रैश कोर्स में पूरा मोर प्रैक्टिस था। तो प्रैक्टिस के लिए गया और उसमें मैंने दिया, मतलब एक एक शायद 1.5 महीना बचा था मेंस के लिए, 1.5 महीना बचा था। तो मैंने क्या किया कि उसको अटेंड किया। तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, वो 10 से, मतलब मेरा एवरेज टाइम डेली का 7 से 8 घंटे था। तो 1.5 मंथ लगातार 7 से 8 घंटा, मतलब मैंने मेंस के लिए तैयारी किया। और फिर मैंने मेंस दिया, बट मेंस में सारे बेसिक्स आए, बट जो भी आए, मतलब हाँ कि आप भी, कोई भी एक नॉर्मल इंसान कि हाँ अच्छा स्कोर कर सकता है। तो मैंने मेंस दिया, उसमें अच्छा परफॉर्म किया मैंने, और मेरा 97 अटेम्प्ट किया, जिसमें मात्र 8 गलत हुआ, 8 गलत हुआ और 89 सही होगा। वो कुल ओवर 259 मेरा स्कोर बना। तो ये मेरा रहा मेरा मेंस और एसएससी प्री और मेंस का पूरा फुल प्रिपरेशन का डिटेल। तो देखिए इनका साजन कुमार का जो है ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। या इट्स माय और फर्स्ट टाइम। और मैं इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि पिछले साल ये एसएससी जेई का एग्जाम और डीआरडीओ, ऑब्वियस सा बात है आप लोग को पता होगा, क्लैश कर गया था। दोनों एग्जाम क्लैश किया, तो बहुत सारे कैंडिडेट डीआरडीओ देने गए, बहुत सारे कैंडिडेट एसएससी देने गए प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग। हाँ, तो ये जो है डीआरडीओ देने गए थे। जैसे देखिए मेरा क्या था कि मेरा एक दिन का गैप मिल गया था, मेरा 13 को था डीआरडीओ और 15 को था एसएससी जेई, तो हम दोनों एग्जाम दे दिए थे। बट बहुत लोग का क्लैश कर गया था, जिसके कारण एग्जाम नहीं दे पाए थे बहुत लोग। तो जो भी है, खैर अब फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर और इतना अच्छा रैंक बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए इनका जो ऑल इंडिया रैंक 53 है और इनका मार्क्स जो है आपका 420 के आसपास इनका मार्क्स होगा। तो 420 काफ़ी अच्छा मार्क्स होता है। ठीक है, पेपर इजी था मेंस का, बट 420 जो है वो काफ़ी अच्छा मार्क्स होता है। और देखिए इस बार जो मेंस था, मेंस का पेपर पैटर्न चेंज हुआ, आप लोग को पता ही है। पहले डिस्क्रिप्टिव था, पिछले बार मैं भी अभी सीपीडब्ल्यूडी में सेलेक्टेड हूँ, और साजन को मैं हमेशा, मेरे से जो भी हो पाता था मैं 2 चीज़ बता पाया था ज़्यादा एज ए फ्रेंड। तो कोई भी चाहता है कि दोस्त का भला हो, तो मैं 2 चीज़ बताया था। टेक्स्ट बुक के बारे में बताया था कि टेक्स्ट बुक को कैसे प्रॉपरली देना है, टेक्स्ट बुक से सेट कैसे लगाना है, और कुछ कुछ जो भी हमसे हो पाता था उतना हम हेल्प प्रोवाइड करते थे। और साजन के लिए मोटिवेशन के रूप में हम खुद सीपीडब्ल्यूडी में यहाँ सेलेक्टेड थे, तो मोटिवेशन तो मिलता ही है। फ्रेंड अगर आपका सेलेक्टेड है तो मोटिवेशन तो आपको मिलेगा ही। पैटर्न जो है देखिए, साजन कुमार भी इंटरव्यू में अभी बताए हैं आपको, मेंस का स्टार्टिंग में हाइप इतना था कि लग रहा था कि ईएसी का पीवाईक्यू आएगा कि गेट का 1 मार्क्स आएगा, कोई पता नहीं था, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। तो क्वेश्चन का लेवल पता ही नहीं है कि किस लेवल का क्वेश्चन एसएससी पूछ सकता है। तो कैंडिडेट स्टूडेंट लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छा खासा तैयारी करके ईएसी का पीवाईक्यू लगा के, गेट का 1 मार्क्स बना के, पूरा पूरा एई लेवल का क्वेश्चन बना करके गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली या गुड लक या जो भी बोलिए, क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्वेश्चन नॉर्मल लेवल का, मतलब आपको बता तो रहा हूं मैं कि प्रीलिम से आसान क्वेश्चन था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? प्रीलिम से आसान था, बेसिक था। जिसका बेसिक क्लियर है वो अच्छे से, जिसका बेसिक क्लियर है वो अच्छा स्कोर कर सकता है। और देखिए एक्चुअली देखिए बच्चे कहाँ पे फंसे हैं। मेंस में क्वेश्चन तो बेसिक है, बट उसका ऑप्शन कंफ्यूजिंग दे रहा है। जैसे अभी के टाइम में क्वेश्चन का ट्रेंड आप देख रहे हैं क्या होता है, जैसे आपका रॉन्ग स्टेटमेंट और करेक्ट स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। 4 स्टेटमेंट दे दिया, अब चारों स्टेटमेंट के बारे में आपको क्लियरली पता होगा तब तो आप उसका सही ऑप्शन लगाइएगा ना। पेपर इजी था मेंस का, बट कंफ्यूजिंग था, तो बहुत सारा लोग का कंफ्यूजन में गलत हुआ। और मेंस में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 4 मार्क्स का लॉस है।
आपका 1 मार्क्स का नहीं 4 मार्क्स का लॉस है, बहुत ज्यादा मार्क्स वेरी कर जाता है। ठीक है, तो ये सब तो हुआ बात। अब चलिए इनसे हम जानेंगे कि नॉन-टेक में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि नॉन-टेक में हम कैसे स्कोर करें, तो चलिए इनसे जानते हैं। तो नॉन-टेक का क्या है कि नॉन-टेक में हमारा एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नॉन-टेक हमारा 2 ही पोर्शन आता है, एक रीजनिंग और जीके जीएस। तो रीजनिंग का मेरे हिसाब से आप यूट्यूब से कर सकते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए या फिर टेस्ट बुक का प्रैक्टिस करिए, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जो भी होता है उससे रीजनिंग का प्रिपरेशन करिए। उससे क्या होगा कि आपका टाइमिंग मैनेज होगा, टाइम ज़्यादा मतलब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस है, और यूट्यूब एक है ही आपका। यूट्यूब पे जो भी आपका टीचर अच्छा लगता है वो आप प्रेफर करें, ठीक है। उसका जीके जीएस का बात बोले तो हार्ड तो आता है, जीके जीएस तो किसी से पूरा तो नहीं बन पाता है, मतलब फिर भी, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन आया, एक लेवल का आया कि हाँ सब बना सकता है, उस दौड़ में आपको भी रहने के लिए आपको जीके जीएस का एक लेवल होना चाहिए आपके पास। तो इसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप लूसेंट करें कंप्लीट, या फिर स्पीडी का एक जनरल बुक आता है, स्पीडी का जनरल बुक, वो आपके लिए अच्छा होगा। स्पीडी का जनरल बुक या लूसेंट का, दोनों में से या दोनों आप प्रेफर करें, ठीक है। आप स्पीडी और लूसेंट दोनों प्रेफर करें। स्पीडी का करेंट अफेयर एक आता है, तो आप करेंट अफेयर कोई भी एग्जाम में 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर लगी आ जाता होगा आपका करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर के लिए स्पीडी करेंट अफेयर, और जनरल के लिए आपका लूसेंट और स्पीडी जनरल बुक, ठीक है। ये तीनों आप जनरल जीके जीएस के लिए आप रखिए, और आप ज़्यादा इसमें भी आपको अगर बुक पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज करिए। यूटिलाइज के लिए आप प्रैक्टिस मारिए। प्रैक्टिस के लिए आप वही सारा जनरल का वही सिलेबस रहता है, जीके जीएस सब वही रहता है, कोई ज़्यादा वेरी नहीं करता है। लेवल अप डाउन सब में होते रहता है। अब वो या फिर सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, या फिर कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, है तो सब में वही है, लेवल जीके जीएस का वही है ना। तो जीके जीएस के लिए यही नॉन-टेक हमारा 2 ही यही हम प्रेफर करूँगा। यही इसको यूज करके आप नॉन-टेक का एक अच्छा सा मार्क्स ला सकते हैं। 100 में से एटलीस्ट 70-80 ला सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट भी कंसिस्टेंसी रखने पे अगर ये करेगा तो आई एम श्योर कि वो 70-80 नंबर ला सकता है नॉन-टेक में। तो देखिए, अब देखिए साजन कुमार जो भी बताए हैं, जो भी सजेशन दिए हैं, काफी अच्छा सजेशन दिए हैं नॉन-टेक से रिलेटेड। अब देखिए इसमें कुछ चीज हम ऐड करना चाहेंगे, और साजन कुमार से हम पूछेंगे कि क्या ये एग्री करते हैं मेरे स्टेटमेंट से या नहीं। जैसे देखिए, रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपका स्कोरिंग सेक्शन होता है। रीजनिंग आपका स्कोरिंग सेक्शन होता है, तो स्टूडेंट्स को ये ट्राई करना चाहिए कि हर हाल में रीजनिंग में 40+ उनका सही हो। क्या 40+ मतलब बहुत, क्योंकि वो स्कोरिंग मार्क्स है। आप वो स्कोर करते हैं, और नॉन-टेक टेक्निकल अगर हार्ड आ जाता है तो आपका रीजनिंग ऐसा चीज है को आपको सेफ स्कोर तक ले जा सकता है ना। तो 50 में 40+ एक्सपेक्ट करिए अपने आप से। 40+ आपको रीजनिंग में मार्क्स लाना ही है। देखिए रीजनिंग में आप फंसते हैं तो ये जैसा इन्होंने बताया, रीजनिंग में आप जिस टॉपिक में फंस रहे हैं, यूट्यूब पे जाइए, डायरेक्ट टॉपिक सर्च कर लीजिए। अभी के टाइम में पीयूष वर्साने सर जो हैं कैरियर विल के, काफी अच्छे टीचर हैं। और आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है, आपको अच्छा लगता है तो करिए। आपको आउटपुट दे रहा है अच्छा तो करिए, आप उसको फॉलो करिए। आपको अगर उनका अच्छा लग रहा है, अभी के टाइम उनका काफी अच्छा कंटेंट होता है यूट्यूब पे, तो टीचर भरे पड़े हैं। किन्हीं से आप वो टॉपिक को क्लियर कर लीजिए जिसमें आप फंस रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए तो हो गया। जीके जीएस के लिए क्या है कि कोई कितना भी पढ़ ले, जीके जीएस में 50 में कोई ऐसा नहीं टैलेंटेड स्टूडेंट बैठा है कि 50 में 40 या 42, 45 ले आएगा। अगर बहुत ज्यादा, अगर पेपर का लेवल थोड़ा इजी आया, जैसे पिछला बार एसएससी जेई मैं भी दिया था, तो मेरा 50 में 31 सही था, और निगेटिव काट के मेरा 27 मार्क्स था। तो ओवरऑल 27 मार्क्स था। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्वेश्चन का लेवल थोड़ा लो था। साजन का इस बार जो है बहुत टफ पेपर था, एसएससी जेई 2023 का जीके जीएस का जो पेपर था, किसी का 20 आया होगा, 50। हाँ, तो उतना आना मुश्किल है, क्योंकि पेपर जब टफ आ रहा है, तो जब जीके जीएस का लेवल हाई है, तो उसमें आप ये सोचिए कि हम 30+ स्कोर करें, तो वो तो पॉसिबल नहीं ना है। अगर टफ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर करना है। जीके जीएस के लिए जैसा इन्होंने बताया, लूसेंट का बुक, स्पीडी का बुक, स्पीडी का जनरल नॉलेज का बुक, और स्पीडी का करेंट अफेयर्स, ये सब बुक आपको प्रीफर करना है।
यूट्यूब पे आपके टीचर काफी सारे पढ़े हैं, बहुत सारे टीचर हैं, किन्हीं से आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप टेलीग्राम का हेल्प ले सकते टेलीग्राम हैं। पे आप अच्छा टेलीग्राम पे से भी कर आपको सकते अच्छे एक सिस्टमेटिक वे में नोट्स मिल जाएगा। बहुत सारे टीचर हैं नॉन टेक के लिए, हर एक सेक्शन के लिए, साइंस के लिए अलग, हिस्ट्री के लिए अलग, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं जीके जीएस को। ठीक है, तो ये तो रहा कि कौन कौन सा कैसे टेक्निकल नॉन टेक। टेक्निकल में तो आपको पता ही है। आइए टेक्निकल में कुछ डिस्कस करते हैं इनसे। जैसे देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए भिक्के मेहता BEE बुक काफी अच्छा बुक है। फिर उसके बाद मशीन के लिए जो है अशफाक हुसैन या फिर ये BL थेरेजा, ये दोनों में से कोई सा एक बुक आप पढ़ लीजिए। पावर सिस्टम का जब बात आता है तो पावर सिस्टम में भी वही भिक्के मेहता का बुक, नहीं तो JB गुप्ता, अगर थोड़ा हाई लेवल और टाइम आपके पास है तो। ये तीनों मेनली तो यही 3 पेपर से 70% क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा SSC JEE में आपको मेनली 70% क्वेश्चन यही 3 पेपर से देखने को मिलेंगे, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम। बाकी साथ के साथ आपको यूथ का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 लगाना है। PYQ आपको लगाना ही लगाना है। आप सारे बुक्स कंप्लीट करें, अगर उसके साथ साथ आप PYQ लगाते हैं तो आपके एग्जाम के लिए, आपके टेक्निकल पोर्शन के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो PYQ इज मस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ आप चाहे यूथ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से लगाइए या फिर आप टेक्स्ट बुक के PYQ से लगाइए, लेकिन लगाना जरूर है। थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। टेक्स्ट बुक पे सिर्फ सेट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक्स्ट बुक पे जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को सेपरेट कॉपी में नोट डाउन कीजिए, नहीं तो एटलीस्ट सेव करके रखिए। उस क्वेश्चन को आप दोबारा आगे गलत नहीं कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बार उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी टेक्स्ट बुक से आप अपने वीक सेक्शन को पहचानिए कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है। टेक्स्ट बुक में आता है सेक्शन कि आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है। जो सेक्शन वीक है उस पे आपको थोड़ा ज्यादा वर्क करने का जरूरत है, ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है, तभी ना जाके एक आपका बैलेंस्ड स्कोर आएगा। तो ये सब हो गया हम लोग का डिस्कशन। अब देखिए, SSC JEE 2024 का कैलेंडर आउट हो चुका है। अप्रैल में फॉर्म फिलअप होगा, जून में आपका एग्जाम होगा। 6 मंथ बचा है। तो आइए साजन कुमार से हम जानते हैं कि क्या सजेशन देना चाहेंगे SSC JEE 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। तो बताइए कुछ। देखिए, 2024 के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो 2024 में जो बच्चे जो 2024 में बैठने वाले हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि पहले आप एक नॉर्मल सा रूटीन बनाएं, एक अच्छा सा रूटीन बनाएं जिसमें एटलीस्ट आपको 5 घंटा मिनिमम, मैं बोलूँ तो 4 से 5 घंटा एवरेज आप रखें डेली का। ठीक है, 4 से 5 घंटा रखें। उसमें टेक्निकल के लिए आप 3 घंटा दे सकते हैं और 2 घंटा नॉन टेक के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल में कैसे करना है, तो टेक्निकल में पहले बता रहा हूँ। पहले सारा सिलेबस आपके पास माइंड में होना चाहिए, पैटर्न माइंड में होना चाहिए, दोनों का पैटर्न सिलेबस माइंड में होना चाहिए टेक्निकल के लिए। ठीक है, तो आप पहले टेक्निकल का सिलेबस कवर करें। टेक्निकल अगर आप कोई कोर्स ले चुके हैं तो उस कोर्स को पहले कंप्लीट करें। ठीक है, उस कोर्स को पहले कंप्लीट करने के बाद आप लास्ट, मैं वही बोलूँगा, आप शॉर्ट नोट्स बनाना मत भूलें। ठीक है, तो आप पहले शॉर्ट नोट्स बना लें, है ना, पूरे सिलेबस का शॉर्ट नोट्स बना लें। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसका जो शॉर्ट नोट्स बनाया है उसके बाद आप PYQ लगाएं। ठीक है, वही PYQ मैं प्रेफर करूँगा यूथ का। आपका यूथ कंपटीशन का जो आता है JEE का, वो 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो उसमें से चैप्टर वाइज बटे हुए हैं। ठीक है, आप वो लगा सकते हैं, या फिर आपका वही BK मेहता के भी ऑब्जेक्टिव आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। उसका भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो आप PYQ पर लगाएं। और एग्ज़ाम का डेली आप जब टेक्निकल पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि आप रिव्यू करेंगे कि हाँ, अगर जो हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो गेन कर पा रहे हैं कि नहीं, वो माइंड में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो अगर नहीं रह रहा है तो आप शॉर्ट नोट्स, आप बता रहे हैं जो भी PYQ मार रहे हैं ना, उसको PYQ में सारे क्वेश्चन तो आपको नहीं बनने वाले हैं, उसमें ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं आपके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे कि जिसको जरूरी है कि आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो जब PYQ मार रहे हैं आपको दिखता रहे ये तो नया है, उसको स्पेशल एक PYQ जब मारने के दौरान आपको जो टॉपिक नोट करना है उसके लिए एक अलग सा कॉपी बनाना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज।
तो उसमें बना के रखें, जो PYQ बनाए वो नया नया क्वेश्चन मिला आपको, उस क्वेश्चन को अपने अलग से नोट डाउन करना है और उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो सप्ते में एक बार मिनिमम करना चाहिए, तो आपको शॉर्ट नोट्स का एक बार सप्ते में रिवीजन करना चाहिए, और जो PYQ से जो आपको मिला, जो पॉइंट मिला, वो पॉइंट को भी आपको नोट डाउन और रिव्यू करना चाहिए सप्ते में, ठीक है। तो वीक या 2 वीक में, लेकिन वीक में ही सही रहेगा, ठीक है, आपके लिए प्रिपरेशन के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो 4 से 5 घंटा आपका मिनिमम है, 3 घंटा आपका टेक्निकल दीजिए, 2 घंटा नॉन-टेक में क्या करना है। पहले तो अगर CA करना है तो CA के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, वीकली या मंथली या ईयरली आपका यूट्यूब से करेंट अफेयर देख लीजिए। करेंट अफेयर देखने के बाद आपको नॉन-टेक में वही लूसेंट या स्पीडी, आपको बताया स्पीडी का आप जनरल नॉलेज जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग फील आएगा, ठीक है। आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बर्थडे लेना है, अरे तो बोझ है, बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे कम, नहीं, आपको धीरे धीरे ही करना है, ठीक है। धीरे धीरे करने पर बहुत सारा बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा धीरे धीरे ही करो आप स्पीडी का, लेकिन पढ़ो 2 पेजा 3 पेजा डेली स्पीडी का करो। बाकी अपना कैपेसिटी कितना करते हो एक दिन में ना, लेकिन बर्डन नहीं लेना कि इंटरेस्ट है, बोरिंग है, ये है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। अगर आपके अंदर में इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा, तो आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो स्पीडी में ये बता दिया, स्पीडी या लूसेंट का इच्छा के साथ पढ़ना है, करेंट के लिए पढ़ना है, ठीक है। और रीजनिंग का क्या है कि रीजनिंग का तो आपको भाई वो तो प्रैक्टिस सेट लगाना ही है, ठीक है। ज़्यादा जिस टॉपिक, जिस रीजनिंग में अगर उसमें भी कोई चैप्टर होता है जिसमें फंसते हैं, ब्लड रिलेशन हो या कोडिंग डिकोडिंग हो, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको कैलेंडर वैलेंडर जो भी है वो सब क्लियर रखना है। ऐसा मत सोचना कि ये तो एग्जाम में आता ही नहीं आता। आप अपने तरफ से रेडी रखना है कि नहीं, मेरे को तो कंप्लीट करना है, अपने तरफ से रेडी रखना है, ठीक है। तो आप रेडी रखेंगे तो मैं कह रहा हूँ नॉन-टेक हो गया आपका, टेक्निकल भी हो जाएगा इतना, तो 5 घंटा मिनिमम डेली का दीजिए, आप शेड्यूल बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉयमेंट करिए, बट लिमिटेड, ठीक है। सप्ताह में रिवाइज करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं सारे ऐसे बिगनर के लिए मैं बोलूँगा ये वाला चीज़ ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। बिगनर जो 2024 में पहली बार फ्रेशर बैठने वाले हैं वो शॉर्ट नोट्स बनाना मत भूलें, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट अगर आएगा, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो और फिर अगर मेंस के लिए आप प्री निकाल लेंगे तो मेंस के लिए भी आपको अच्छा अंदाज़ा मिल जाएगा। मेंस के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप मेंस में इस बार, मेंस तो ऑब्जेक्टिव है और इजी भी आया, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना है कि चलो इस बार इजी आया तो नेक्स्ट टाइम भी इजी ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपका हार्ड भी पूछ सकता है, SSC कुछ ही पूछता है, ठीक है। अगर आप एलिजिबल, आप डिजर्विंग कैंडिडेट है ना, तो आपको ईजी टू हार्ड सबके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इजी इस बार देख के सोचते हैं चलो अगला साल इजी है, बहुत बेसिक पढ़ लेते हैं और निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक भी पढ़ने हैं और हार्ड भी पढ़ने हैं, ठीक है। हाई लेवल का जो भी है वो पढ़ने हैं और प्रैक्टिस सेट मारना ही मारना है, उस लेवल का प्रैक्टिस सेट मारना है। हो सकता है कि अगर हार्ड दे दे तो कम कटा हुआ है, लेकिन हार्ड पूछेगा तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक ऐसा सोच के ना जाए, हार्ड भी पढ़े, इजी भी पढ़े, सब अपने तरफ से कंप्लीट रखें, ठीक है। तो हमारा यही है प्री मेंस के लिए 2024 में बैठने वाले हैं, हमारा ये सजेशन रहेगा, जो हमने अभी बोला उसको फॉलो करें। आई एम श्योर कि आपका रिजल्ट इस बार हो जाएगा। सीट भी अगर मेरे हिसाब से अगर चुनाव है तो सीट भी शायद एक्स्ट्रा आने वाला तो मे भी इंक्रीज करने वाला है इस बार। अगर इस बार 2023 में तो बहुत कम रहा, 124 ही रहा, बट फिर भी इस बार चांस है कि इलेक्शन के कारण इंक्रीज होगा। तो फोकस रहें और अपना कंटिन्यू देते रहें अपना सब्जेक्ट जो भी है। देखिए, तो साजन कुमार जो आपको बताए हैं काफी अच्छा सजेशन दिए हैं। 2024 में जो भी बैठने वाले हैं कैंडिडेट, 2024 में जो भी कैंडिडेट बैठने वाले हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले तो जो फ्रेशर हैं, जो फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए कोई भी कोर्स लेकर के आप पढ़िए, कहीं से भी आप पढ़िए। सेल्फ स्टडी से भी बहुत बड़ा रोल होता है सेल्फ स्टडी का। जरूरी नहीं है कि किसी कोचिंग से आप पढ़िएगा तभी सिलेक्शन होगा। बेस्ट एग्जांपल आपके सामने हम और साजन कुमार, हम ईएडी ऑनलाइन, मैं जो हूँ ईएडी ऑनलाइन क्लासेस से रमन सर का कोर्स लिया था, उसके बाद अलग अलग जगह से स्टडी कंटेंट जुगाड़ करके, बिहारी आदमी है भाई, जुगाड़ लगा के और हम कंप्लीट करते हैं वीडियो को, ठीक। तो देखिए अब सारा डाउट क्लियर हो गया है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या डिप्लोमा वाले CPWD तक जा सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इस चीज का आपका आंसर खोजने का जरूरत नहीं है, मैं हूँ, साजन है, दोनों हम लोग डिप्लोमा ही है, 10th के बाद डिप्लोमा, ऐसा नहीं है 12th डिप्लोमा है। मेरा एज 21 ईयर, इसका भी एज 21 ईयर, दोनों का एज सेम है। अभी ये हम CPWD में ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ये भी आ रहे हैं पीछे से CPWD में।
तो देखिए बात क्या है कि डिप्लोमा बीटेक से नहीं है, क्लैरिटी होना चाहिए, आपका सिलेबस अच्छे से क्लियर है, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट कंसिस्टेंसी इज द की, ये मेन बोला जाता है। consistency। तो आपका जो है जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़िए, सेट लगाइए, टेक्स्ट बुक का हेल्प लीजिए, यूथ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, इतना सब प्रॉपर सही से कीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन। हम लोग कुछ अलग से थोड़ी ना किए हैं, हम लोग भी इंसान ही है। हम लोग भी, अब हम लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। हाँ। ऑफकोर्स हम 10th पे डिप्लोमा है तो 10th के बाद डिप्लोमा है, हाँ। 21 साल में हम भी एग्जाम क्रैक किए हैं, ये भी एग्जाम क्रैक किए हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि एकदम ऐसा चीज है कि नहीं हो पाए, होगा, थोड़ा सा मेहनत का जरूरी है। जो बिगिनर हैं उनको तैयारी में 8 महीने 1 साल लगेगा, जिनका पढ़ा हुआ है उनको सिर्फ रिवाइज करना है, सेट लगाना है, 6 महीने में भी हो जाएगा। और लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो लोगों का आधे नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से रिजल्ट रह जा रहा है, तो आपका हार्डवर्क में कहीं कमी नहीं है, मेहनत आप प्रॉपर कर रहे हैं। लक का बोलिए या कट ऑफ ज्यादा चल जा रहा है या आपका थोड़ा बहुत जो भी है उसके कारण आपका नहीं हो पा रहा है, तो तैयारी में लगे रहिए। अपने अपकमिंग एग्जाम जो भी है उस पर आप ध्यान दीजिए। साजन कुमार के साथ ये सेशन आई होप आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इंटरैक्ट करने में देखिए हमारे फ्रेंड हैं तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कैमरा के सामने ये अभी जस्ट पहले इंजीनियर्स वाला जो चैनल है उस पे अभी ये इंटरव्यू दिए हैं। हम इनको बीइंग ए फ्रेंड, मैं इनको बोला था सबसे पहले इंटरव्यू मेरे चैनल पे देना है, बट जॉब में रहने के कारण, मैं भी जॉब में हूँ, ये भी जॉब में है। हम एज ए आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प अभी हम लोग कोलकाता से शूट कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक रूम है 4x4 का एक कमरा है, उसमें एक फोन है और एक छोटा सा 15 रुपया का स्टैंड है, उसके थ्रू हम आपको वीडियो शूट करके आपके पास पहुंचा रहे हैं ये वीडियो। तो जो भी था सारा कुछ डिस्कशन अच्छे से हो गया और आई होप कि आप लोगों का जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लीजिए आप लोग। और सबसे पहले साजन कुमार को कॉन्ग्रेचुलेशन SSC JEE क्लियर करने के लिए। आइए CPWD में मिलिए हमसे, हम उस डिपार्टमेंट में, ऐसे तो दोस्त हैं बट वहां पे मैं सीनियर होऊंगा क्योंकि एक दिन का भी सीनियर होता है, ठीक है। तो यही सब था। आप आई होप कि आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा हो। तो इसी के साथ सेशन को एंड करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।